क्योंकि दोस्तों T2 एग्जाम से पहले ये यानी कि सेट अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम चल रहा है DRDO का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हो सकता है T2 में भी इससे क्वेश्चंस आए, तो इसके लिए इस सेट को जरूर कीजिएगा, क्योंकि 800 के आसपास इसमें सारा सेट में क्वेश्चंस है। तो मैं सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया यानी कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में यानी कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर जब भार बढ़ता है, क्या अगर जब यानी कि भार बढ़ता है तो यानी कि सिरा में जो वोल्टेज होता है उस पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि घट जाता है। सी में कह रहा है शून्य तक गिरता है, शून्य तक नहीं गिरता है, नहीं समान रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो होता है आपको यानी कि जब इसका यानी कि भार बढ़ता है, ठीक है, यानी कि जब भार बढ़ता है तो क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है दोस्तों यानी कि घट जाता है। क्या होता है, यानी कि घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है घटना। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे यानी कि रोका जाता है। ठीक है, तो यानी कि स्थानीय क्रिया दोष को जो हम रोकेंगे वो कैसे यानी कि रोक सकते हैं वो हमको यानी कि बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है श्रेणी में सेलों को श्रेणी में संयोजित करके। ठीक है, ए में तो ये कह रहा है, और बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि बी में कह रहा है ध्रुवक रंजक का उपयोग करके। ठीक है, और सी में है यानी कि सेलों को समानांतर में संयोजित करके, और डी में है जस्ता का यानी कि अलगमन करके, यानी कि जस्ता का जो यानी कि लिपिंग करके इसको कम किया जा सकता है। ये डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए, जो इस पे यानी कि जस्ता का यानी कि जिंक का जो लेपिंग करेंगे तो यानी कि इसको यानी कि कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि सूत्र में, ठीक है, यानी कि M बराबर Z बट्टा IT सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है। ठीक है, तो Z दोस्तों जो इंगित करता है यानी कि विद्युत अपघटन का यानी कि EC जो होता है उसको यानी कि ये सूचित करता है, यानी कि विद्युत अपघटन को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया हुआ है यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि EC का फुल फॉर्म होता है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इसको यानी कि ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि तांबा का पूछ रहा है, और तांबा का जो यानी कि रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है, यानी कि रासायनिक तुल्यांक जो होता है यानी कि तांबा का, ठीक है, वो आपको होता है यानी कि लगभग में यानी कि 0.329। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.329। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि अति आवेशन और अति निवेशन, चलिए ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि छोटी अवधि के लिए कम दर के चार्ज, ऐसा तो इससे तो नहीं होता है। सी में है प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, इससे भी नहीं होता है। डी में है बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना, तो इससे ये नहीं होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इसको यानी कि तुरंत यानी कि चार्ज किया और फिर यानी कि तुरंत इसको जब डिस्चार्ज किया जाता है तो ऐसा यानी कि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बकलिंग का मेन फैक्ट है दोस्तों, यानी कि तुरंत चार्ज किया, उच्च करंट से चार्ज किया और तुरंत यानी कि डिस्चार्ज किया, इसी के कारण बकलिंग होता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, बैटरी में यानी कि वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि बैटरी में जो यानी कि जांच किया जाता है, अपेक्षित घनत्व जो मापते हैं वो हाइड्रोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रो यानी कि मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, हाइड्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो यानी कि एनोड क्या होता है दोस्तों, एनोड जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एनोड। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है कंडक्ट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों कंडक्ट पाइप को जो निर्दिष्ट किया जाता है यानी कि आउटर डायमीटर इन mm में, यानी कि बाह्य व्यास मिमी में उसको यानी कि मापा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है, बाह्य व्यास यानी कि मिमी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, क्या किसका कह रहा है, यानी कि पुनः तार जो बांधा जाता है उसके लिए यानी कि फ्यूज फैक्टर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.1, बी में है 1.4, सी में है 2.1 और डी में है यानी कि 2.5। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 1.4 होता है किसका, यानी कि तार बांधने योग्य फ्यूज का जो होता है 1.4 होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है यानी कि आज का आगामी प्रश्न है पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइट की गांठ का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ढीले संयोजन से बचाव, बी में यांत्रिक शक्ति में वृद्धि और सी में अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना और डी में है यानी कि सामान्य के टर्मिनलों में तनाव कम करना। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो मैन फैक्ट होता है यानी कि दोनों में जो होता है इसका तनाव कम करता है, समान टर्मिनल से तनाव को कम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और हमको यानी कि पहचानना है कि किस चीज़ का फिगर दिया हुआ है। देखिए तो ये जो फिगर दिया हुआ है दोस्तों हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है ये किसका फिगर है, तो ये जो है यानी कि HRC फ्यूज का है। ठीक है, HRC फ्यूज का ये फिगर है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों हाई रिपेस्टरिंग कैपेसिटी होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युतीय सामग्री का नाम क्या है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, फिर से हमको यानी कि नाम पहचानना है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि बैकेट होल्डर तो नहीं है। ठीक है, एडिशन स्क्रू होल्डर, ये जो फिगर दिया हुआ है यानी कि एडिशन स्क्रू होल्डर का फिगर है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे इसका यानी कि प्रतीक पूछ रहा है। तो ये दोस्तों ये जो दिया है यानी कि प्लग एंड सॉकेट का है। क्या है, किसका है, प्लग एंड यानी कि सॉकेट का दिया हुआ है। ठीक है, सॉकेट का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, प्लग एंड सॉकेट। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यानी कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एल श्रेणी का पूछ रहा है किसका, और एल श्रेणी का जो यानी कि जो नियंत्रित किया जाता है या सुरक्षित किया जाता है वो होता है यानी कि गीजर। क्या होता है, यानी कि गीजर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि गीजर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज पाथ तो नहीं बढ़ता है दोस्तों। बी में है यानी कि भार धारा बढ़ेगी, भार धारा भी नहीं बढ़ेगा। सी में है वोल्टेज पाथ घट जाएगा, घटेगा भी नहीं। दोस्तों इसको अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, कम धारा रेटेड केबल को यानी कि जो उच्च यानी कि भार से जोड़ा जाता है तो इसमें जो है यानी कि गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि कंडक्ट सामग्री का यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि ये कोई फिगर है, इसका हमसे नाम पूछ रहा है। कोई यानी कि एसो सीरीज है उसका नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो यानी कि दिया हुआ है ये यानी कि निरीक्षण बैंड का फिगर दिया है। किसका, यानी कि निरीक्षण बैंड का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, किसका दिया हुआ है, यानी कि निरीक्षण बैंड का फिगर दिया है। निरीक्षण बैंड का फिगर दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, निरीक्षण बैंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है कि संभालने में आसान है, कम वोल्टेज पाथ। सी में है यानी कि उच्च कुचालक प्रतिरोध। डी में है यानी कि नमी से यानी कि मुक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग का मेन जो यानी कि लाभ होता है वो होता है यानी कि नमी से बचाता है, आग का खतरा बहुत कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न यह HRC
फ्यूज हेतु यानी कि फ्यूजिंग गुणांक क्या है, किसका पूछ रहा है, यानी कि HRC का पूछ रहा है हमसे। और HRC फ्यूज का जो यानी कि फ्यूजिंग गुणांक होता है वो कितना होता है हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 1.1 होता है HRC का। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि AC और DC दोनों में के लिए जो संचालित होता है, क्या AC और DC के लिए यानी कि दोनों में जो संचालित होता है वो रिले आपको यानी कि ऑप्शन ए में करा है फैराडे रिले नहीं होता है। ठीक है, बी में दिया हुआ है यानी कि उष्मीय रिले भी नहीं होता है। सी में दिया आवेगी रिले। तो दोस्तों ये रिले जो होता है यानी कि इम्पल्स रिले होता है। इम्पल्स रिले को AC और DC दोनों पे चला सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये समांगी प्रतीक का नाम क्या है। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसोसिएटेड यानी कि सिंबल। ठीक है, इसका यानी कि प्रतीक हमसे पूछ रहा है, प्रतीक दिया है, इसका यानी कि नाम हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि बेल पुश स्विच है। बेल स्विच पुश नहीं है, यानी कि बेल पुश स्विच नहीं है। टू वे स्विच का भी फिगर नहीं है। और दोस्तों ये जो दिया हुआ है यानी कि यानी कि 2 ध्रुव वन वे स्विच है। क्या है, वन वे स्विच 2 पोल है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू तारों में लचीला तारों का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों घरेलू तारे में यानी कि लचीला तार का जो उद्देश्य होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों वो जो उद्देश्य होता है यानी कि इसका जो होता है कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल एप्लीकेबल होता है। यानी कि इसको यानी कि फिर से यानी कि दूसरी जगह कर सकते हैं, ये इसमें यानी कि सुविधा होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में संयोजित वायरिंग ऐसा नहीं होता, बी में अस्थायी वायरिंग भी नहीं होता है, सीलिंग में छेद के माध्यम से ऐसे केबल चला ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। दोस्तों यानी कि 4 का पूछ रहा है, किसका, यानी कि 4 कुचालित का नाम पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि 4 का जो होता है उसको यानी कि क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, क्वाड। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यानी कि 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदान वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरफा स्विच की आवश्यकता है। तो दोस्तों यानी कि 4 लैंप को अगर जब नियंत्रित किया जा रहा है गोदान वायरिंग के द्वारा तो इसमें यानी कि 3 2 तरफा स्विच अत्यंत होना आवश्यक है। ठीक है, इससे कम नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि बहुमंजिली इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि आसान भार संतुलन, बी में है नियत वोल्टेज वितरण, और सी में है यानी कि न्यूनतम वोल्टेज पाथ, और डी में है फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि उसका जो यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है बहुमंजिली इमारत के लिए, तो ये होता है यानी कि फ्यूज का जो होता है यानी कि साथ जो होता है फॉल्ट वो ढूंढना आसान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि सीलिंग में यानी कि स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि भराव पदार्थ जो उपयुक्त करते हैं, ठीक है, यानी कि भराव पदार्थ जो उपयोग किया जाता है वो नाइलॉन होता है। क्या होता है, नाइलॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, नाइलॉन। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि यह जो प्रतीक क्या दर्शाता है। ठीक है, ये जो प्रतीक दिया हुआ है दोस्तों ये क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो है यानी कि छत का पंखा है। ठीक है, यानी कि सीलिंग फैन का ये फिगर दिया हुआ है। वहीं पे यानी कि ए में जो दिया है यानी कि मेज का पंखा, ठीक है, जिसको टेबल फैन कहते हैं। तो दोस्तों टेबल फैन का जो होता है यानी कि इस प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का सेट में दोस्तों यानी कि इतना ही प्रश्न। आप लोगों से यानी कि गुजारिश है, अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। और आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।